तो हेलो बच्चों, जय माता दी, नमस्कार। और आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मजेदार एकदम, पढ़ के और सुन के भी मजा आ जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ की बात करूंगा, सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल की बात करूंगा। कहने का मतलब लॉज ऑफ मोशन का ही ये पार्ट है। काफी दिन से इस बारे पे मैं बात नहीं कर पा रहा था, थोड़ा बिजी चल रहा था। वीडियो को जरूर ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और इसमें तुम लोग पाओगे कि मैं एक कन्वेंशनल अप्रोच के साथ इसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि बहुत ही एक ऐसा तरीके के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि जिसमें मजा आ जाएगा आपको। यकीन मान लो मेरी बात, ठीक है। लेकिन बात एक ही है यार, कि जब पढ़ाऊं ना और जब आप लोग पढ़ रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट करके, ये नहीं है कि वीडियो को जो आप लोग टाइम पास की तरह देख रहे हो। बस इतनी सी मेरी बात मान लेना कि थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ लेना, मजा आएगा जबरदस्त। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लगातार वीडियो आएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और नीट और जेई के कंटेंट को साथ लेके चलूंगा। और सीबीएसई तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है यार। बस आप लोग जो है ना मेरी बातों को मान लेना, क्योंकि यार देखो बच्चों, अच्छे टीचर तो यूट्यूब पे बहुत है, ठीक है बेटा। सच्चा टीचर, मैं कोई किसी को माने ना माने भाई, मैं तो अपने आप को सच्चा मानता हूँ। सच्चाई से पढ़ाता हूँ और कभी भी जो है आपके कोई आपको ऐसी गलत में वो बात नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगा किसी भी वे से, ताकि मेरा अपना कोई पैसे का बेनिफिट हो, मॉनेटरी मुझे कोई बेनिफिट मिले। आपको मुझे मिसगाइड करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जो बात बोलूंगा सच बोलूंगा, चाहे वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से भी हो। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा मोटो है और मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा टीचर हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा सा मानता भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को बहुत कट्टर सच्चा मानता हूँ। जो कह दिया वो सच है, तथ्य आधारित बात करता हूं। तो अभी बात करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। देखो बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है। ये सब जानते हैं। देखो, आप लोगों ने रटा हुआ है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें न्यूटन थर्ड लॉ को लेकर के, तो न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली यही कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल। ये बात सबको रटने में आ जाती है, इसको समझते हैं यार। तो मेरा जो तरीका है ना पढ़ाने का, वो है समझाने का। तो बात को समझना कैसे करेंगे, तो पहले तो मैं आप वाली बात लिख देता हूं कि एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल, ठीक है। ये बात हमें पता है, क्लियर। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ बेटा ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाएगा, तो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट भी पहले पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ये मेरा तरीका है। आप इस बात को ऐसे समझ लो कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि आप मान लीजिए कि आपका हाथ है और आपके हाथ के ऊपर अगर कुछ रख दिया हमने, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने इसके ऊपर रखा है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इसको यहीं पर रखने के लिए आपका हाथ भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। ये होता है एक्चुअल में न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब, ठीक है। और इसमें ये जो स्टेटमेंट है ना टेक्निकल, इसमें एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन भी एक फोर्स है। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब ये है कि मैं इसको एक साधारण सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। बुक रख लो, ब्लॉक रख लो, कुछ भी रख लो यार, जो तुम्हारा फोन रख लो, चलो ठीक है, इंस्टाग्राम का वो तुम्हारी बंदी वाला फोन है ये। हाँ, मैं सही बता रहा हूं। तो यार एक बात बताओ ना, अगर ये यहां पर है तो आप मान के चलो कि हमें पता है कि यार इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो इसके फोर्स और वो mg होगा। अब सवाल ये उठता है कि यार फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो यार इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो जी है एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से लग रही है वो नीचे लग रही है, अर्थ की तरफ लग रही है। तो इसका मतलब mg आ गया बेटा नीचे, ठीक है। अब यार देखो,
ये रखा किस पे है, ये इस सरफेस पे रखा, इस वाले सरफेस के ऊपर। ये वाला सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कहां फोर्स लगाएगा, वो ऊपर की तरफ लगाएगा, यू फोर्स लगाएगा। वो उस फोर्स का नाम क्या है, रिएक्शन फोर्स है। तो इसका मैंने नाम रख दिया आर। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ लो भाई। अब इसी को मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लूं, तो यार मान लो कि देखो, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल शेप ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर इसका नाम मैंने ए रखा है और ये मैंने रखा है बी। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, किस तरफ लगाएगा, उस तरफ लगाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये फोर्स किस पे लगी, बी के ऊपर लगी, किसके वजह से, ए की वजह से। तो फोर्स लगी बी पर ए की वजह से, तो इसको हम फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं एफ बी ए। अब यहां पर ये जो बी है, ये ए पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स लग गई किस पे, ए के ऊपर, किसकी वजह से, बी की वजह से। चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर ये यहां पर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो आ रही है। नेट फोर्स जीरो जब आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एफ ए बी है वो एफ बी के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा बन गया न्यूटन के थर्ड लॉ का एक कॉन्सेप्ट। तो एफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। बात मेरी समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रहा हूं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन से मेरी बात सुनना, एकदम मजा आने वाला है। फिर अगर मैं कहूं कि अगर मान लीजिए मैं इसका नाम 1 रखता हूं, इसका 2 रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 2-1 फोर्स, यानी कि फोर्स लगी दूसरे के ऊपर पहले की वजह से, और इसकी डायरेक्शन तो इधर आएगी। सिमिलरली F12 की डायरेक्शन किधर आएगी, वो इधर आएगी, यानी कि फोर्स लगी पहले के ऊपर दूसरे की वजह से। ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कैसी हैं, बराबर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के उल्टी दिशा में है, यानी कि अपोजिट है। यानी कि अगर एक फोर्स लेफ्ट में लग रही है तो दूसरे वाली राइट में लग रही है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन दे दिया। नेगेटिव साइन देखते ही समझ जाना कि यहां पर फोर्स जो है, दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रही हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। अब इसमें खासियत है यार, देखो खासियत क्या है बेटा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक ने एक्शन करा तो दूसरे ने रिएक्शन करा। ठीक है, इस माइक को यार इधर लगा लेता हूं मैं, यहाँ थोड़ा सा ये गले में चुभ रहा था, तो अब ठीक है ना। वैसे भी थोड़ी सी गर्मी सी हो रही है, पसीने से थोड़ा इरिटेशन सी लग रहा था। तो एनीवे, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो अब देखो, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए हो गया है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब देखो एक बात समझना, एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेज है। ठीक है दोनों ही फोर्सेज। तो आप कहोगे कि सर दो अलग अलग नाम क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगती है, सेम ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स नहीं लगती। ठीक है, कैसे का मतलब है कि ये वाला ब्लॉक ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस पर ब्लॉक की वजह से फोर्स लग रही है। और जो ये सरफेस है ना, जो ये टेबल का सरफेस है, ये ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ऐसे। तो जो ऊपर की तरफ, अब अगर मैं इसको ऊपर खींच ले जाऊं तो ये हो गया रिएक्शन। तो रिएक्शन किसने लगाया, इसने, इस टेबल ने लगाया इसके ऊपर। और ये जो वेट था इसका, ये किसने लगाया, ये इसने लगाया ब्लॉक ने। ठीक है, तो आप ये मान लेना कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है ना, वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा करा जाता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ये फोर्सेस लगाते हैं। इस बात को समझना। अच्छा, एक बात और है, इसमें खासियत है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं ना, वो एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करते हैं। इस बात को दिमाग में रखना कि एक्शन और रिएक्शन कभी कैंसिल नहीं होंगे, दे नेवर कैंसिल ईच अदर। वो एक दूसरे के काटेंगे नहीं। तो आप पूछोगे सर काट नहीं रहे तो क्या करेंगे, भाई वो एक दूसरे को, सिंपल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और फिजिक्स की भाषा में बोलूं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन करवाएंगे। ठीक है, बात समझना इसको। तो ये हमारे को समझ में आ गया कि जो है
कि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने कि दोनों एक दूसरे के अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगेंगे या अलग अलग सरफेसेस पे लगते हैं। जो दोनों की सतह है ना, अगर एक्शन एक बॉडी करेगी तो रिएक्शन दूसरे वाली करेगी। ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। अच्छा, फिर खासियत क्या होती है? तो अगर रिएक्शन, अब इसकी खासियत क्या होती है? देखो, इसकी खासियत एक और होती है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को कि बात क्या है कि कभी भी एक्शन के बगैर कभी रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि ये वाली फोर्स पहले लगेगी तब ये फोर्स हमारे को देखने में मिलेगी। और अगर आप रिएक्शन वर्ड को तोड़ो ना, तो देखो, एक्शन एक्शन मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप ये बात समझ लो, ऐसे क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या है हमारा यहां पर? रिएक्शन। री को हटा दो, री मतलब अगेन, एक्शन मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बात एकदम क्लियर हो गई कि अगेन, दोबारा से, फिर से, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब हुआ था एक्शन, और अगर फिर से एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखने को मिले तो उसको रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन दूसरी बॉडी करेगी, एक्शन पहली बॉडी करेगी, ठीक है। और ये कहां पर होगी? ये हर जगह होगी। कहीं पर भी देख लेना, कोई भी हमारी कंडीशन हो, ये आपको हर जगह, इसको हम लोग जो है स्टडी करेंगे, इसको हर जगह जो है हम लोग अप्लाई करते हैं। कहां कहां अप्लाई करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो, आपके आसपास टेबल पर, फर्श पर, आपके बेड पर जितनी भी चीजें रखी हुई हैं दाएं बाएं, वो सभी एक्शन और रिएक्शन का पेयर डेवलप करती हैं। यानी कि आप ये मान के चलो कि अगर आपने आपके स्टडी टेबल के ऊपर जो किताब रखी हुई है, वो किताब भी एक्शन करती है। आप अपना फोन हाथ में ले लेते हो, ठीक है। अब फोन जब आपने हाथ में ले लिया तो फोन का वेट है एक्शन, और उसको होल्ड करने के लिए और उसको वहीं पर रखने के लिए आप लोग जो फोर्स लगा रहे हो वो होती है रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा, इससे एक और कंक्लूजन निकलता है। वो क्या कंक्लूजन निकलता है? कि फोर्स कभी भी अकेली नहीं होगी, यानी कि आपको अकेला एक्शन कभी नहीं मिलेगा, रिएक्शन के साथ होगा, यानी कि दोबारा फोर्स फिर से अप्लाई होगी ही होगी। तो एक्शन और रिएक्शन एक पेयर में डेवलप होते हैं, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियर का मतलब होता है एक क्वांटिटी में कभी भी एक्शन और रिएक्शन अकेले नहीं मिलेंगे। फोर्स हमेशा पेयर में मिलेगी और फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कॉन्सेप्ट, इनको अपने दिमाग में बैठा लो और इनको समझ लो अच्छे से, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन अभी तक दी है, इन सबको आप अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल में। अगर आपने सोचा कि हाँ ये इस तरीके से चलेगा, नहीं होगा बेटा। आपको बात को याद रखना पड़ेगा। मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक बात याद रखो कि साथ साथ लिखते रहो, अपनी नोटबुक में लिखते रहोगे, बात समझ में आती रहेगी। यकीन मान लेना, एक पैसा नहीं खर्च होने दूंगा आपका, सारे फिजिक्स फ्री में आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है, और बड़े ही तरीके से। दूसरा होता है कि यार एक्शन रिएक्शन में, अब जैसे कि अब मैं यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरा जो वेट है ना वो एक्शन है, जो फर्श मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक। तो अगर आप लोग देखेंगे तो भाई कोई भी, जब स्विमर का एग्जाम्पल अगर देखूं, या फिर आप ये मान के चलिए कि जैसे कि आसमान में आपने देखा होगा बहुत सारे पंछी उड़ते रहते हैं, या एरोप्लेन अगर जा रहा है, तो एरोप्लेन पता है क्या करता है? एरोप्लेन का जो इंजन है, ठीक है, और जो उसका जो इंजन होता है बेसिकली, जहां से वो थ्रस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, जो वो फोर्स लगाता है एयर के ऊपर, वो उसका एक्शन होता है। तो आप ये बात मान के चलो कि जो बर्ड है, बर्ड जब ऐसे करता है तो ये एक्शन है, और हवा ने उसको जो आगे की तरफ धकेला है वो रिएक्शन है। इसी तरीके से स्विमर भी ऐसे ही करता है, इस तरीके से।
पानी को ऊपर वो एक्शन करता है, पीछे की तरफ उसको धकेलता है, तो पानी उसको आगे धकेल देता है। ठीक है, इसको फील करना बहुत जरूरी है। इमेजिन करना, मैं जैसे बोल रहा हूं आप इमेजिन करो कि आपने कभी स्विमिंग अगर कोशिश करी हो या आपको अगर स्विमिंग आती हो तो आप देखेंगे कि हाथ से आप पानी को यूं पीछे धकेलते हैं, ऐसे करके यूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ को एक फोर्स फील होती है। आपके हाथ की तो फोर्स फील हो गई आपको, ठीक है, लेकिन पानी के ऊपर जो आपने फोर्स लगाई है वो पानी फील कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा, क्योंकि हमारे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना उन सभी में ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सारों का एप्लीकेशन है, और मैकेनिक्स में और लॉज ऑफ मोशन में इन सभी का एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट होता है। तरीके से बात समझ लेना। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कि हमारा जो एक डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में बहुत आ सकती है और बहुत उसको पूछते भी हैं, तो उसकी अब मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो वो होता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो एक रियल लॉ है। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलो कि ये जितने भी न्यूटन के तीनों नियम थे ये आप अपने आप में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम इन्हीं के ऊपर मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं और इन्हीं के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो हमारा जो अब डिस्कशन होगा वो बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही तरीके से। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या कि अगर मैं आपके साथ में ये बात करूं कि यार ये जो सेकंड लॉ है ये न्यूटन का था क्या, तो देखो न्यूटन का सेकंड लॉ है, अब न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ। ठीक है, ये बात हम कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, अब आप एक बात मान के चलो कि हमारे पास न्यूटन लॉ की पहली कंडीशन है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अगर F इज इक्वल टू ma है तो अगर मैं ये कह दूं इफ F इज इक्वल टू जीरो, F जीरो है, F जीरो का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो मैंने क्या बोला आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है, तो जो प्रोडक्ट है मास इनटू एक्सेलरेशन का वो भी जीरो हो गया। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गई। और अगर बच्चों ये एक बात समझ लो बालको कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो वो जिस स्टेट ऑफ मोशन में था वो उसी में है, यानी कि अगर वो रेस्ट पे था तो वो चलेगा नहीं, और अगर वो चल रहा था तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक्सेलरेशन बराबर जीरो है और ये यहां से पूरा का पूरा आ गया, तो इससे हमारे को क्या पता लग गया कि न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हमारा फर्स्ट लॉ भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये क्या हो गई, ये हो गई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन सेकंड लॉ। ये बात मान के चल लेना कि जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है वो सेकंड लॉ में एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से, ये हमारी कंडीशन है, इसको लिख लेना। अब मैं बात करता हूं कि न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, कौन सा है, न्यूटन थर्ड लॉ एग्जिस्ट इन सेकंड लॉ या फिर कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, ये पेपर में आ सकता है, बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो बेटा, जैसे कि अब मैंने आपके सामने दो ऑब्जेक्ट रखे थे, आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर वो मोशन में है तो उसके पास मोमेंटम होगा, यानी कि उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अब मैं यहां पर अगर बात करूं तो मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। ठीक है, यहां पर बी के ऊपर फोर्स लगी ए की वजह से और इस दिशा में लगी ए के ऊपर बी की वजह से। ठीक है, तो आपको अब एक बात पता है कि भाई अगर ए के ऊपर फोर्स लग रही है, बेटा क्या लग रहा है, ए के ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो वो किस वजह से लग रही है, वो क्या हो रहा है, यहां पर आप देखिएगा। तो हमारी सेकंड लॉ की इक्वेशन को हम लोग यहां पर यूज करेंगे, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, यानी कि
एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यानी कि आप ये बात समझ के चलो कि अगर कोई भी हमारे पास एक बॉडी है और उसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया F इज इक्वल टू dP बाय dt। अब यहां पर देखो भाई, अगर हम लोग FAB लिखे तो FAB को चलो मैं वेक्टर डाल देता हूं, तो FAB अगर है तो फोर्स लग रही है पहले के ऊपर, A के ऊपर फोर्स लग रही है B की वजह से, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, जिसके ऊपर फोर्स लगी है। और फोर्स किस पे लगी है, A के ऊपर लगी है। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला कि फोर्स लग रही है A के ऊपर B की वजह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। किसका मोमेंटम चेंज हुआ है, A का। तो इस FAB इज इक्वल टू dPA बाय dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ए मतलब ये वाला, इसके ऊपर वेक्टर डाल दो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको पता है कि यार इसी प्रकार से फोर्स लगी बी के ऊपर, किसकी वजह से, ए की वजह से। तो भाई अब एक बात बताओ, मोमेंटम चेंज होगा बी का? बिल्कुल होगा सर, होना चाहिए। तो ये हमने इसके ऊपर वेक्टर डाल दिए। ठीक है, तो FAB फोर्स लगी ए के ऊपर बी की वजह से, तो क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ ए का। बी के ऊपर फोर्स लगी ए की वजह से, तो मोमेंटम चेंज हुआ बी का। बड़े ध्यान से और कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनना बच्चों। देखो, कहीं आप लोग यहां ए बी में उलझ जाओ, ये उलझने वाला मैटर नहीं है। ठीक है ना, जितने शिद्दत से तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनते हो ना यार, उसकी अगर 50% कंसंट्रेशन भी यहाँ लगा देना, यकीन मान लो मजा ही आ जाएगा। करते हो ना तुम लोगों? हाँ, बस वही बात है, एकदम मजेदार बता रहा हूं तुम लोगों को मैं। अब एक बात बताओ, अब हमारे पास ये दो फोर्स लग रही हैं, बिल्कुल लग रही हैं सर, तो भाई दोनों को जोड़ दो, क्योंकि और तो कुछ होगा नहीं इनका, तो जोड़ देते हैं। FAB प्लस FBA कर दिया मैंने, दोनों फोर्सेस को मैंने जोड़ दिया। क्योंकि जोड़ेंगे कैसे भाई, नियम तो ये कहता है ना, FAB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FBA। ठीक है, अगर ये फोर्स इधर आएंगी तो ये जुड़ जाएगी, इस वजह से ये दोनों फोर्स जुड़ गई। तो इनका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी एड ऑन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, होना भी चाहिए। ठीक है, अब आप एक बात बताओ यार, जब उसके ऊपर जो एक्सटर्नली फोर्स लग रही है, कहां पर लग रही है बताओ, ये फोर्स यहां पर लग गई। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया यहां पर मैंने क्या बताया था कि यार अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो यहां पर भी अगर मैं कहूं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये वाली इक्वेशन ये जीरो के बराबर आएगी। बिल्कुल आनी चाहिए सर। dPA अपॉन dt प्लस dPB अपॉन dt दैट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए भाई? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, आपने बोला है सर। बिल्कुल मैंने बोला है कि इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मस्ट इक्वल टू जीरो। अगर बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट जीरो के बराबर आ गया, तो ये वाला पार्ट भी जीरो के बराबर आएगा। अगर ये बराबर के आएगा तो FAB प्लस FBA ये जीरो के बराबर आएगा। बिल्कुल आएगा सर। और भाई अगर ये जीरो के और इसके बराबर आ गया तो आप मुझे ये बात बताओ, FAB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FBA, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो FAB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FBA। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जो है वो एक साथ है, और इससे हमें पता लग गया कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ है। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस तरीके से हम इसको डेराइव करेंगे, इसको लिख लेना बहुत तरीके के साथ, समझ लेना,
और जो जो मैंने बोला है उसको साथ साथ में नोट करके और एनालिसिस करना। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं सच्चे तौर पर, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना और मान लेना। नहीं मानोगे तो विनाश हो सकता है, मानोगे तो आपका कैरियर जरूर सेटल होगा, ये 100% श्योर है। क्योंकि मेरी एक ही आदत है बेटा, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। मैं कभी भी बातों को घुमा के या फिर कुछ इस तरीके की मैं बातें नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसका सिलेबस से या कैरियर से कोई लेना देना नहीं है, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो बनेगा। मेरे ऐसे कोई वीडियो नहीं होते हैं, ठीक है। मेरे जो वीडियो होंगे वो सिलेबस को ध्यान में रख के होंगे, फिजिक्स को ध्यान में रख के होंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है मेरी बात को समझना और उसके ऊपर चलना। अब हम लोग जो है ये डेरिवेशन को कर चुके हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा पॉज करके, और इस डेरिवेशन को याद कर लेना, और फिर जो है इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। यहां तक हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया कंप्लीट। तो पिछले वाले में हमने न्यूटन लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सेकंड लॉ हमने डिस्कस कर लिया था, आज हमने थर्ड लॉ कर लिया और उसकी वेरिएशन भी हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आता हूं, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे। वो क्या होंगे कि लिफ्ट की प्रॉब्लम लेके आता हूं। देखो यहां से अब हमारे फंडामेंटल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना कि लिफ्ट प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये लिफ्ट प्रॉब्लम। मैकेनिक्स में ऐसी ऐसी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फंडामेंटल यहीं से डेवलप होगा, और इसको अपने दिमाग में बैठा लेना बहुत तरीके से। लिफ्ट प्रॉब्लम हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या होता है, लिफ्ट क्या होती है। आपको पता है कि लिफ्ट एक मैकेनिकल मशीन है, एक डिवाइस है जो कि वर्टिकली मोशन अप और डाउन लेता है बिल्डिंग में आपको ऊपर नीचे जाने के लिए, यही इसका काम है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये एक लिफ्ट है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन। अब पहले बात तो इसके अंदर जो भी इंसान होगा उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, और जो इस इंसान के ऊपर इस इंसान के ऊपर जो लिफ्ट का फरस जो फोर्स लगाएगा उसका नाम है रिएक्शन, और वो लगेगी ऊपर, ठीक है। तो रिएक्शन और वेट, ये mg वेट होगा, ये याद रखना। ये हो गया। अब इस लिफ्ट में तीन कंडीशन होगी, या तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, या नीचे आएगी, या खड़ी रहेगी। एक और कंडीशन हो सकती है लिफ्ट का तार टूट जाए धड़ाम से नीचे। चारों कंडीशन मैं बताता हूं, ठीक है। पहली कंडीशन, जब लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड मूव कर रहा है लिफ्ट ने, तो ये जो लिफ्ट प्रॉब्लम है ना, यही हमारा फंडामेंटल बेस तैयार हो रहा है बहुत तरीके से, बहुत जेन्युइन वे से। मेरी बात को सुन लेना, बहुत आसान भाषा में बात कर रहा हूं यार, मजा ही आ जाएगा बच्चों अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। तो अपवर्ड मोशन में ये जा रही है, तो अपवर्ड मोशन में जाने का मतलब क्या है कि लिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन में, ठीक है। अब यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा। तो सेकंड लॉ जब हमारा लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, एफ नेट, यानी कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर क्या लगेगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए मतलब मा, एफ नेट मा फोर्स, ठीक है। क्योंकि यार देखो ना, माँ भी तो एक फोर्स ही होती है ना, माँ एक फोर्स ही होती है। और हमारी माँ ने तो यार देखो हमें यंत्र से बहुत सुधारा हुआ है बचपन में। देखो मैं तुम्हें यंत्र दिखाता हूँ, ये है यंत्र, ठीक है। इसको मेरी नज़र में कहते हैं विद्यार्थी सुधार यंत्र। ये जीवन को सुधार देता है। देखो लोग बाग रोड पे उपद्रव कर रहे हो, ठीक है ना बच्चों, क्या करते हैं आप बताओ पुलिस वाले आएंगे, दे दनादन सबको। अब आपने देखा होगा ना आपके स्कूल में या फिर कहीं पर भी, अब मान लीजिए एक बंदी है, उसके पीछे दो बंदे लगे हैं, और भाई फिर अगर उनमें हो जाए, खींच जाए, तो उस युद्ध का जो कह सकते हैं उस समस्या का जो समाधान है वो इसमें बसता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। तो भाई जिसकी लाठी में दम होगा गर्लफ्रेंड उसकी होगी ठीक है। तो बेटा ताकतवर बनो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिंबल है ना, ये जो यंत्र है, ये ताकत का है, ये शक्ति का प्रतीक है। इट इज द सिंबल ऑफ पावर, इट इज द सिंबल ऑफ
ताकत। तो ये जो है ना, आप अपने आप को ताकतवर बनाओ। देखो, हमेशा आपने अगर हनुमान चालीसा पढ़ी हो तो उसमें एक लाइन लिखी होती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलश विकार, लिखा है ना। तो उसमें क्या लिखते हैं वो, तुलसीदास जी ने लिखी थी मेरे ख्याल से। हालांकि मैं पूरा ये नहीं कहता कि मैं 100% ठीक हूँ, लेकिन हाँ, मुझे कुछ ऐसा आभास है, याद आ रहा है कि शायद वो तुलसीदास जी ने लिखी थी। और उसमें भगवान से हम क्या मांगते हैं? 3 चीजें मांगते हैं, बल, ताकत, बुद्धि और विद्या, जो मैं आपको दे रहा हूं। भगवान से 3 चीज मांगना। पैसा धन दौलत मांगने की चीज नहीं होती। ये तो यार, जब तुम्हारे पास बल होगा अपने आप आ जाएगी। ताकतवर के पास पैसा होता है, ठीक है, ताकतवर के पास सुंदर गर्लफ्रेंड होती है, सुंदर वाइफ होती है, ताकत के साथ होती है। क्योंकि मान के चलो कि अगर आपके पास ताकत है तो ये सब होगा, और बुद्धि अगर है तो आप ज्ञानवान होंगे, ज्ञानी होंगे, और जब बुद्धि होगी तो अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है। और विद्या, विद्या आपका नॉलेज बेस बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमेशा रखिए। और आपको पता है कि बल हुआ, बुद्धि हुई और विद्या हुई, 3 अगर हो गई तो डेडली कॉम्बिनेशन है। 2 भी हुई तो लाइफ स्मूथ है, और अगर 1 भी हुई तो काम चल जाएगा। पैसा भी आ जाएगा, पावर, सब कुछ आ जाएगा। तो इन चीजों पे ध्यान दो। अब बात करते हैं इधर है, तो एफ नेट बराबर क्या होता है बेटा? एम ए। अब यार देखो, तरीका एक बात मान लेना, एक्सेलरेशन, रिएक्शन और वेट तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इनका फैसला डायरेक्शन के आधार पे करूंगा। जो जिधर लग रहा है उसको उधर ही रख दो। एम ए हो गया। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में यहां पर क्या है? रिएक्शन है, तो इधर रिएक्शन को पॉजिटिव कर दो। अपोजिट में क्या है? वेट, तो वेट को नेगेटिव साइन दे करके और साथ में लिख दो। तो R इज इक्वल टू माइनस एम जी। अब देखो, अगर ये इधर हो गया, हमें क्या निकालना पड़ता है? रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए। और अगर मैं इसमें से M को कॉमन ले लूं तो G प्लस ए मेरा रिएक्शन आ जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। देखो कितना आसान था। क्या फंडामेंटल तरीका अपनाना है यार? बहुत आसान है। जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रही है, यानी कि जिस तरफ मोशन पॉसिबल है, आपको उस तरफ रिएक्शन को पॉजिटिव लेना है। ये बात मान लेना। बात समझ में आ गई? उस तरफ की जो क्वांटिटी ना उसको पॉजिटिव ले लेना, जिस तरफ मोशन पॉसिबल हो रहा है। तो ये तो अपवर्ड हो गया। अब चलो सेकंड केस लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट केस था ना अपवर्ड का, चलो सेकंड केस लेते हैं डाउनवर्ड का। अब यार ये तो तुम ही सोच के बताओ, इक्वेशन तो यही लगेगी, एम ए। जब ये डाउनवर्ड है तो ये इस तरफ ऐसे आएगा। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सी क्वांटिटी आ गई? mg। तो mg क्या होना चाहिए? नियम से पॉजिटिव होना चाहिए। तो भैया mg पॉजिटिव। रिएक्शन क्या होना चाहिए? माइनस। अब इनको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दो। तो अगर मैं r को पॉजिटिव कर दूं, इसको इधर ले जाऊं, तो ma इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? mg माइनस ma। यानी कि अगर मैं m को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा g माइनस a। सो दैट इज इक्वल टू आवर कंडीशन फॉर डाउनवर्ड मोशन। एकदम मस्त तरीके से यार, मैं कह रहा हूं ना, इतना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा यार, अगर मान लीजिए कि आपके सामने अब लिफ्ट है, लिफ्ट चल रही है ऊपर, चले तो कि भाई बिल्कुल चलेगी, लेकिन लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। जो उसके ऊपर जाने की स्पीड है ना, वो कांस्टेंट है। तो तीसरा केस मैंने ले लिया, इफ लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड, मतलब जो भी आप नाम रखना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई बहुत अंतर सा नहीं आता। जब यार एक बात बताओ बच्चों, जब कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी है तो फोर्स बराबर क्या लगेगा? एम ए। अब भाई तुम एक बात बताओ बच्चों, चाहे इक्वेशन ये लगा लो और चाहे इक्वेशन ये लगा लो, जो तुम्हारा मन करे वो वाली इक्वेशन लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं दोनों में से कोई भी लिख लेता हूं। मैं पहले वाली लिख लेता हूं, आर माइनस एम जी बराबर एम ए है। लेकिन अब ये इक्वेशन तो हो गई। अब इसमें देखो, इस वाले पार्ट पे ध्यान दो, यहां पर फोकस करना है तुम्हें। कांस्टेंट वेलोसिटी याद रखो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गई, अगर v कांस्टेंट है,
तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो ma की वैल्यू जीरो, तो r माइनस एम जी बराबर अगर जीरो हो गया तो भैया r तो mg के बराबर आ गया ना, तो बेटा r जो है वो क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो क्या मान के चलेंगे हम लोग, r इज इक्वल टू एम जी ले लेंगे, एकदम मस्त तरीके से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा ही आ जाए। अच्छा फोर्थ और एक पार्ट ले लेता हूं मैं, फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या होगा कि यार लिफ्ट की रस्सी टूट गई, जिस तार से या जिस स्ट्रिंग से या जिस रोप से जिस वायर से ये लिफ्ट चल रही थी ना, वो रस्सी टूट गई, ऊपर गई और टूट गई। अब आपको पता है लिफ्ट नीचे ही आएगी। ठीक है भाई, अब भाई एक बात बताऊं बच्चों, फिर से वही कंडीशन है, चाहे ये इक्वेशन लिख लो, ये वाली लिख लो, और चाहे ये वाली लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो अब मैं ये दूसरे वाली लिख लेता हूं, क्या ही बात है। तो दूसरे वाली लिखेंगे तो ये लिख ना, तो जब लिफ्ट का तार टूट जाए तो वो फिजिक्स की भाषा में होता है फ्री फॉल केस। क्या होता है वो, फ्री फॉल। ठीक है, लिफ्ट का अगर तार टूट गया तो कौन सा केस हो जाएगा, फ्री फॉल का। और जब यार फ्री फॉल होगा तो इक्वेशन में चाहे यही उठा लेता हूं या ये उठा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको सही बता रहा हूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको ले लेते हैं हम, तो R इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए है भाई। चलो जब फ्री फॉल में आएगी ना तो एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाएगी जी से। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यार एक बात बताओ, जब वो टूट जाएगा तो लिफ्ट ऐसे गिरेगा ना ग्रेविटी के अलोंग, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कंट्रोल तो होगी नहीं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 9.8 की। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जी के बराबर। और अगर एक्सेलरेशन जी के बराबर हो गई तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब रिएक्शन जीरो हो जाए, क्या हो जाए, रिएक्शन जीरो, तो कंडीशन हो जाती है वेटलेसनेस। क्या होती है कंडीशन, वेटलेसनेस। इसको लिखो पूरे को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, वेटलेसनेस का मतलब होता है कि जो भी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है उसमें कोई भी वेट फील नहीं होगा किसी भी तरीके से। यानी कि ये वो कंडीशन है कि जब अगर आप एक दीवार से नीचे कूदते हो तो आपने देखा होगा कि आपको कोई भी वेट फील नहीं होता अपने पैरों के ऊपर। अगर आप ऐसे खड़े हो तो आप फील करोगे कि आपकी बॉडी का वेट आपके पैरों के ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल है, ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया। लेकिन जब आप जंप करते हो और ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो आपके पैरों के ऊपर कोई वेट फील नहीं होता है, आप एकदम फ्री फील करते हो। यही कंडीशन यहां पर लागू हो जाती है। और वो वेटलेसनेस की कंडीशन क्यों आ जाती है, वो इस वजह से आ जाती है कि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। और बेटा जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाए ना तो ये इक्वेशन में जी माइनस ए में रिएक्शन जीरो हो जाएगा और वेटलेसनेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और ये फ्री फॉल का केस हो जाएगा, डाउनवर्ड का केस हमने लिया, इक्वेशन हमने रखी और ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पे हमारे पास कई सवाल आते हैं। ठीक है, मैं एक एनसीईआरटी का सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूं, अगले आने वाले वीडियो सीक्वेंस में जरूर देखना, उसमें हम लोग नीट जेई के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी के। तो फंडामेंटल हमारे यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत बची नहीं है। तो आप लोग ये मान के चलना कि अब इस तरीके के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनका फंडामेंटल हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है मैंने। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसी में क्या होता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर मैं 13 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक से मैं लिख रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक खोलो, चलो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक लेके आओ बेटा और उसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ो। नहीं तो अगर नहीं है आसपास में तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ये कहता है, एक ए मैन वेट
70 किलोग्राम, एक इंसान का वजन है 70 किलोग्राम का। ही स्टैंड ऑन अ वेइंग मशीन इन ए लिफ्ट, वो एक वेट करने वाली जो मशीन होती है ना, वो जो छोटी सी मशीन होती है, वो उसके ऊपर खड़ा हो गया लिफ्ट में रख के। यानी कि लिफ्ट है, लिफ्ट में उसने वो एक मशीन रख ली और उसके ऊपर वो खुद खड़ा हो गया, और उस इंसान का वजन है 70 किलो। अब ये कहता है कि फर्स्ट पार्ट में कहता है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये पूछ रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। हर पार्ट में ये उसकी रीडिंग ही पूछेगा। तो यार अब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट स्पीड से जब लिफ्ट जाएगी, तो अभी मैंने आपको क्या बोला था लिखो, तो उसमें आपने क्या लिखा है, कांस्टेंट स्पीड का केस क्या था बेटा, कांस्टेंट स्पीड का केस क्या था, R इक्वल टू mg था सर। मास उसका दे दिया 70, जी को मैं लेट सपोज 10 ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 700 न्यूटन। ठीक है, यहां मैंने जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली है बेटा, ये याद रख लेना। तो आर ले लिया मैंने 700 न्यूटन। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू 9.8 लेते हैं, कि अगर मैं जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूं, तो इसका मतलब 70 इंटू 9.8 हो जाएगा, और जिसका मल्टीपल हो जाएगा 8 7 6 5 63 और 5 68, 686 न्यूटन आएगा। ठीक है, रिएक्शन कितना आएगा, 686 न्यूटन आएगा, इस बात को याद रखना। तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, इसी में ये कहता है कि लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, डाउनवर्ड आ रही है, यानी कि दूसरे केस में वो डाउनवर्ड का केस है, डाउन का केस है, और एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यार एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, तो अभी मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा बेटा, mg माइनस ma। अब यार mg तो हमने यहां पर कैलकुलेट कर रखा है, कितना 686 है बेटा, और ma 70 इंटू 5, तो 70 इंटू 5 यानी कि 350, तो 686 माइनस 350, तो ये अगर हम करेंगे तो 6 3 और 3 336 न्यूटन आ जाएगा। देखो इंसान वही है, ठीक है, क्या है, इंसान वही है, और जब ऐसा अगर केस होगा तो उसका जो फोर्स आ रही है वो 33.6 न्यूटन आ रही है, जो कि तकरीबन उसका वेट कितना आ जाएगा, 33.6 में अगर मैं देखूं तो इसको 9.8 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 34.26 किलोग्राम वेट आ जाएगा उसका, इतना केजी वेट आएगा। ठीक है, इसमें इतना होता है, क्यों होता है आप जानते ही हो कि बच्चों 1 न्यूटन में जो 1 न्यूटन होता है तकरीबन 98 ग्राम हमारा मास होता है, विच इज इक्वल टू 100 ग्राम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप लोग याद रखना कि 1 न्यूटन में कितना वजन होता है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता तो ये आ जाता 33.6, लेकिन अगर मैं इसको 9.8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 34.26। ठीक है, तो ये हो गया डाउन का केस। थर्ड में क्या पूछता है, अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अगर वो अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब देखो बेटा थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है, अपवर्ड का केस है, और अपवर्ड कितना है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो रिएक्शन कितना था फॉर्मूले में, mg प्लस ma था, बिल्कुल था सर। तो mg तो हमें पता है 686 है, और ma कितना है 350 है, कितना है 350, सो विच इज इक्वल टू 6 और 1036 न्यूटन, विच इज इक्वल टू 103.6 न्यूटन। और अगर आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो ये 104 किलोग्राम वेट के अराउंड आ जाएगा, यार न्यूटन नहीं है ये, किलोग्राम वेट है, सॉरी
सो विच इज इक्वल टू दिस। और अगर आप 9.8 से डिवाइड करोगे तो 105.2 किलोग्राम वेट आ जाएगा। यानी कि आप इस न्यूटन को अगर किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो या तो 10 से डिवाइड करो या 9.8 से, डिपेंड करता है क्वेश्चन। लेकिन आपके जितने भी एंट्रेंसेज में किसी भी पेपर में जो सवाल आएगा ना, वहां आप 10 से डिवाइड करके उसका आंसर निकाल सकते हो, कभी भी गलत नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि 30 नंबर था, और लास्ट वाला पार्ट वही है कि यार अगर वो लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है जी की वैल्यू से, तो रिएक्शन क्या होगी? तो भैया रिएक्शन तो जीरो होगी, क्योंकि वो तो फ्री फॉल का केस हो जाएगा। ऊपर से लिफ्ट जब जी की वैल्यू से अगर नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल में आ गई, उसकी जो रस्सी थी वो टूट गई। ठीक है, तभी वो लिफ्ट जी की वैल्यू से आएगी। नहीं तो यूजुअली जो लिफ्ट की एक्सेलरेशन होती है ना, वो 1, 1.2, 1.3, 1.1 इस तरीके की होती है। ठीक है, कम रखते हैं, क्योंकि अगर उसको लिफ्ट को ज़्यादा तेजी से ऊपर ले जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा अनईजी फील होगा, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा फील होगा आपको। ठीक है, यानी कि आपकी टांगों के ऊपर इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा। तो ये फैक्ट होता है। और अगर बहुत तेजी से ले आए लिफ्ट को नीचे, तो आपका वजन बहुत तेजी से घटेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका वजन कम हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली प्रैक्टिकली क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है उसके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है वो वेरी कर जाएगा, जिससे कि आपको चक्कर आ सकते हैं, या फिर आपको डिजीनेस, या फिर आपको जो है सर में थोड़ा सा अनईजी फील हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ और उसके ऊपर के बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन लिफ्ट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यूमेरिकल वीडियो आएगा, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, मैं ब्लॉक वाली प्रॉब्लम उसमें शेयर करूंगा। तरीके से देखना और यकीन मानना कि यार ब्लॉक के क्वेश्चन में इतनी बढ़िया तरीके से करावाना, आपको मजा आ जाएगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड स्टे ट्यून ओवर हियर, watch my every video because it is all free of cost and I will cover the entire syllabus ऑफ द नीट, जेई एंड सीबीएसई। कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सीक्वेंस में मैं करूंगा, आपको एक वीडियो से अगला वीडियो और उससे अगला वीडियो पूरे आपको देखते हुए चलने हैं। यकीन मान लेना बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो बस इस तरीके से चलना। इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू, एंजॉय योर लाइफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।